नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट महारथी के हमारे मेहमान हैं। मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रहे और विश्व ब्राह्मण समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय श्री योगेंद्र जी महंत। योगेंद्र जी, आपका स्वागत है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट महारथी में। आपका कृतित्व देखा जाता है एक महारथी बतौर। आपकी स्कूलिंग की बात की जाए, आपकी कॉलेज लाइफ की बात की जाए, आपके सरपंच काल की बात की जाए या बात की जाए फिर राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता की, और आज तक आप लगातार 4 दशक से सक्रिय है। एक महारथी के बतौर आपके व्यक्तित्व को देखा जाता है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह लेते हैं आपके पूरे कार्य को, अपने जीवन को, पहली प्रतिक्रिया के रूप में क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। सर्वप्रथम नमस्कार। मैं आपकी चैनल का जी हृदय से आभार मानता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आपके चैनल ने जो विषय चुना है, जिस प्रकार से जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं या जो प्रतिष्ठित राजनेता हैं, समाज सेवी हैं या अधिकारी हैं, जिनके जीवन के संबंध में आम जनता बहुत ही कम जानती है। बिल्कुल 20% 25% उनके बारे में जानती है और उनका 80% जो व्यक्तित्व है उसके बारे में, वो उनके पूर्व के जीवन के कार्य में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के बारे में नहीं जानती। तो उनसे परिचय कराने का जो आपने अभियान चलाया है, इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हृदय से आपका आभार, और आभार इसलिए कि आपने उस चेन में मुझे भी जोड़ा है। मैं अपनी ओर से आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, मेरे इष्ट देवता के आशीर्वाद से मुझे इस जीवन में शुरुआती छात्र जीवन से लेकर वो मेरा सरपंच काल हो या राजनीतिक जीवन काल में जो राजनीतिक क्षेत्र में जो मैंने कार्य किए, समाज के क्षेत्र में कार्य किए या अन्य क्षेत्रों में जो धर्म हो, सामाजिक क्षेत्र हो, अन्य पर्यावरण के क्षेत्र में नर्मदा जल संरक्षण हो या शिप्रा मैया के शुद्धिकरण का कार्य हो या पर्यावरण पौधारोपण से लेकर अन्य कार्य हो, उन सब कार्य को सुचारू रूप से करने का मुझे मार्गदर्शन अपने माता पिता से मिला, उनके आशीर्वाद से मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं ये अपने जीवन में छोटी मोटी जो समाज की सेवा है वो कर पाया और कर रहा हूँ निरंतर उनका आशीर्वाद से, और अधिक चाहता हूँ कि और अधिक से अधिक लोगों की मैं इसके माध्यम से सेवा कर सकूँ। बिल्कुल योगेंद्र जी, जिस तरह से आपने पहले ही सवाल में एक यूँ कहे कि एक इंट्रोडक्शन, अपना इंटरव्यू पूरा की पूरा आपने समेट दिया कुछ ही पलों में, लेकिन हम बातचीत करना चाहेंगे आपके बाल्यकाल की, माता पिता से मिले सीख और संस्कार की। माता पिता क्या करते थे, आपको पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरह की लगी? निश्चित रूप से मैं अपने माता पिता का जीवन पर्यंत उनका ऋण उतार नहीं सकता। उन्होंने मुझे जो बाल्यकाल से लेकर जो शिक्षा दी, जो मार्गदर्शन दिया, जो समाज सेवा करने का जज्बा मुझ में पैदा किया और धर्म के प्रति जो मेरी निष्ठा है उसे बढ़ाया, विश्वास को बढ़ाया, उनके मार्गदर्शन में ही मैंने प्रथम गुरु मेरे वही हैं, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन प्रदान किया। और मेरे पिता स्वर्गीय राम गोपाल दास जी महंत, वो मेडिकल लाइन में, फार्मा लाइन में सर्विस में होने के बावजूद भी वो समाज में आते जाते रहे, समाज की सेवा करते रहे, विभिन्न धार्मिक आयोजनों में सक्रिय रहे और उनको, और मेरी माता जी स्वयं से शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति की रही, तो उनके कारण मुझ में भी ये संस्कार आए और उनके दिए संस्कारों को ही मैंने बचपन से धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। और मेरे छात्र जीवन काल में वैष्णव स्कूल से पहले मैं गांधीनगर में उस समय पहली से लेकर 8वीं तक की शिक्षा मैंने शासकीय विद्यालय, शासकीय स्कूल में प्राप्त की और उस समय के गुरुजनों ने अच्छा मार्गदर्शन दिया और आगे का जीवन काल मैंने प्रारंभ किया। आपका वैष्णव स्कूल का यदि देखा जाए, आपका जो एजुकेशन लाइफ जो था काफ़ी स्वर्णिम कहा जा सकता है। आपने जिस तरह से इंटरव्यू से पहले भी चर्चा के दौरान कहा कि आपकी जो बैच थी वो वाकई देवी अहिल्या की नगरी की एक स्कूल की एक ऐसी बैच निकली जो देश दुनिया में खूब धूम मचा रही। टोटल आपके 53 स्टूडेंट थे, आप साथ साथ पढ़ा करते थे 12th तक, और बाद में उसमें से 38 स्टूडेंट आपके जो साथी है, सहयोगी, आपके जो मित्र है, वो मेडिकल प्रोफेशन में चले गए और आज सब अच्छी जगह पर। कितना गौरवान्वित करता है अपना छात्र जीवन आपको? निश्चित रूप से मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरे सहपाठी वैष्णव स्कूल की जो बैच थी उसके 53 हम विद्यार्थी थे और उन 53 में से 38 विद्यार्थी आज MBBS करके डॉक्टर हैं और डॉक्टर ही नहीं है, प्रशासनिक सेवा में प्रमोशन के साथ में आज अच्छे पदों पर हैं। वो जबलपुर मेडिकल कॉलेज हो तो वहाँ पर डीन है नवनीत सक्सेना, इंदौर के MY अस्पताल के पूर्व अध्यक्ष भाटिया जी,
और इंदौर में प्राइवेट विरजित सिंह भाटिया और अन्य जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें प्रतिष्ठित जो इंदौर के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल्स हैं जी, वो स्वयं के डाल चुके, डॉक्टर प्रमोद नीमा हों या अरोरा हों या भाटिया हों या डॉक्टर राकेश द्विवेदी हों या चेन्नई में सेवा दे रहा है हमारे प्रवीर बोड़खा हों, जैसे मेरे साथ के सभी, और एक हमारे सहपाठी आज गुजरात के हेल्थ सेक्रेटरी हैं। अपने आप में हमें यह गौरव से बताने में अच्छा लगता है कि हमारे सहपाठी आज सेक्रेटरी लेवल पर पहुंच चुके हैं। और जो हम उस समय जो मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं पा सके वो जो बचे हुए लोग हैं वो भी हम विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय हैं। मैं सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र में सक्रिय होकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व राज्य मंत्री पद से दर्जा से मुझे सम्मानित किया गया। ये सब हम उस समय की जो बैच है वो अपने आप में देवे हिल्लर इंदौर की जो नगरी है उसमें अपने आप में वो स्वर्णिम बैच कही जा सकती है। बिल्कुल सही कहा। एक अच्छे आत्मचिंतन का भी विषय है कि अगर एक स्कूल के इतने सारे छात्र, एक बैच के छात्र इतना नाम कमाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका नाम हमेशा लिया जाना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी एक प्रेरणा मिले कि इस तरह का आदर्श हर कक्षा के छात्र जो है पूरी की पूरी बैच जो है कर सके। आपका छात्र जीवन देखा जाए तो कॉलेज लाइफ में भी काफ़ी राजनीतिक रूप से याद किया जाता है। आपने जिस तरह से कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की उस दौरान आपने छात्र राजनीति में सक्रियता दर्ज कराई, किस तरह उन दिनों को आज के पल, आज के मौके पर याद करते हैं? निश्चित रूप से मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि जब हमने कॉलेज में प्रवेश किया उसके पूर्व आपातकाल के कारण, क्योंकि छात्र संघ के चुनावों पर पाबंदी लगी हुई थी, तो जब हमने कॉलेज में प्रवेश किया उसी वर्ष से छात्र संघ के चुनाव प्रारंभ हुए और मैं प्रथम ईयर से ही काफ़ी सक्रिय रहा, मिलनसार रहा और विभिन्न वहाँ उस समय की जो प्रतिष्ठित पैनल थी गुजराती कॉलेज में, मिंडा पैनल कह लो या स्टूडेंट पैनल कह लो, संघविक पैनल कह लो, इनसे जुड़कर छात्र राजनीति में मैं सक्रिय हुआ। और आने वाले समय में फिर मैंने अपनी स्वयं की पैनल बनाई जिससे कि सचिव, सहसचिव वहाँ पर चुनाव जीते। और उस समय के जो सुरेश मिंडा से लेकर भंवर सिंह शेखावत हों, कैलाश विजयवर्गीय हों या यूनिवर्सिटी की राजनीति करने वाले आदरणीय तुलसी सिलावट जी हों, आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा हों या आदरणीय महेंद्र हार्डिया हों, इन सब लोगों के साथ में मुझे छात्र जीवन में सक्रियता से कार्य करने का, छात्र राजनीति में सक्रिय रहने का और छात्रों की सेवा करने का अवसर मिला। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जितना स्वर्णिम कार्यकाल और जितना आपने कृतित्व स्वयं के बारे में जिस तरह बताया, जिस तरह का आपका एक समय हुआ करता था कि उस दौर के लीडर, जो छात्र लीडर हुआ करते थे, छात्र संघ चुनावों से जो चुने गए थे और कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय राजनीति किया करते थे, वो आज कहीं ना कहीं देश की राजनीति कर रहे हैं, प्रदेश की राजनीति कर रहे और एक अच्छे मुकाम पर। कितना टीस देता है, कहीं ना कहीं आप भी उतने ही सक्रिय थे जितने के अन्य लीडर्स जिनके आप नाम ले रहे। आज आप उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए और सेवा का माध्यम आपने चुना, सामाजिक क्षेत्र का माध्यम चुना, आपने धार्मिक क्षेत्र में काम करना ज़्यादा, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करना आपने ज़्यादा मुनासिब समझा, ऐसा क्यों? ये मेरा अपना स्वभाव है जी। और ये राजनीति जो है वो जिसको बोलें कि अपन भाग्य से अवसर मिलते हैं। बिल्कुल सही। अकेले आपके कार्यों के आधार पर वहाँ पर नहीं, वहाँ भाग्य का भी बहुत बड़ा रोल होता है और मैं उसमें कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में पीछे रहा। और क्योंकि मेरा स्वभाव था समाज सेवा करना, समाज के दीनहीन तक की सेवा करना, वो निशक्त जन हो, अन्य वर्ग हो, महिला पुरुष कोई सा भी हो, किसी भी समाज का हो, उन सब की सेवा करना मेरा लक्ष्य रहा। तो मैंने वो मार्ग में अधिक समय मेरा दिया, सक्रियता से दिया और वो कार्य मैंने चुना, धर्म का क्षेत्र मैंने चुना, सेवा का क्षेत्र चुना और उसमें मैं आज अपने आप को संतुष्ट पाता हूँ कि मैं अपनी ओर से पूर्ण अपना जो एफर्ट्स हैं उनको लगाकर मैं उनकी सेवा कर पा रहा हूँ। देखा जाता है कि प्रारंभिक काल की बात की जाए, प्रारंभिक काल की, तो आपने जिस तरह से बेटमा ग्राम पंचायत से सरपंच का चुनाव लड़ा, उसके बाद में जो आपने एक अनूठे आदर्श प्रस्तुत किए ग्राम पंचायत स्तर पर ही, उन दिनों में जब विकास की बात नहीं होती थी और उन दिनों में आपने ड्रेनेज और सीमेंट कंक्रीट की सड़कें तक बनवा डाली और कहीं ना कहीं प्रदेश में तो नाम कमाया, दिल्ली तक भी आप पहचाने गए, दिल्ली में भी काफ़ी आपका नाम हुआ जब आपने देश भर के सरपंचों के लिए वह सम्मेलन में प्रधानमंत्री के सामने सरपंचों की ओर से कुछ बातें रखी। कितना गौरवान्वित करता है उन पलों को, उन दिनों को किस तरह से याद करते हैं? जब विकास की बात आए
जब ग्राम पंचायत स्तर पर विकास जो शब्द है जी, उसको जाना भी नहीं जाता था। बिल्कुल सही कहा। 94 के समय में जी, तब पंचायतों में सड़क के नाम पर वहाँ पर सिर्फ पत्थर बिछा दिए जाते थे। बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा वहाँ कोई काम नहीं हो पाता था। जी। उस समय में प्रभु की इच्छा से, माता पिता के आशीर्वाद से और मुझे सब प्रेरणा मिली कि भाई अपने को यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी से जो बड़े बड़े शहरों में सीमेंट सड़कें बनती हैं बिल्कुल उस प्रकार की सड़क बनाना है जी, वो ड्रेनेज की व्यवस्था करना है। जी, तो मैं वो प्रस्ताव लेकर कलेक्टर से मिला जी, और कलेक्टर ने भी उस समय मुझे प्रोत्साहित किया कि जी। भाई आप ये कार्य करिए। और मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किसी पंचायत में यदि सीमेंट कार्य कंक्रीट की प्रारंभ सड़कें किया गया, बनी। कंक्रीट सड़कों जी। का कार्य किया गया तो ग्राम पंचायत बड़ा बांगड़दा थी। जी, ड्रेनेज लाइन की जो वहाँ पर शुरुआत हुई तो ग्राम पंचायत बड़ा बांगड़दा थी। अच्छा, तो उस अच्छे कार्य के लिए जी, मुझे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय जी ने मुझे सम्मानित किया जी, और ये अच्छे कार्य देखकर उन्होंने मुझे मध्य प्रदेश सरपंच संघ का उस समय का अध्यक्ष भी क्या बनाया बात है। और विभिन्न उस समय के इंदौर, जी, भोपाल और जबलपुर 3 जगह बड़े सरपंचों के सम्मेलन करना आपके द्वारा कराया आपके द्वारा गया। बहुत मेरे बढ़िया। कुशल नेतृत्व में किए गए। जी, और उस समय के पंचायत मंत्री आदरणीय मिश्रा जी जो थे, जी, जगन्नाथ मिश्रा जी थे, जी, उनको मणिशंकर अय्यर हों, ऐसे राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस के जो बड़े नेता लीडर थे, मंत्री थे, उन लोगों को आमंत्रित करके अलग अलग जगह सम्मेलन किए। जी। और वो बलराम जाखड़ जी हों, ओके। इस प्रकार का कृषि मंत्री हों, इनको बड़े सबको आयोजन हुए। बड़े बड़े आयोजनों किया और उनको सफलतापूर्वक किया जिससे कि पंचायत के अन्य जिलों के जो सरपंच हैं बिल्कुल। वो उनको मार्गदर्शन मिले और वो भी ऐसे कार्य कर सकें। एक अवसर था जब आपने दिल्ली में भी अपना उद्बोधन दिया एज ए सरपंच बतौर पूरे जी। देश भर के सरपंचों की जी, वो क्षण- प्रतिनिधित्व करते हुए। जी हाँ, वो क्षण मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ जी। जब याद आती है कि पूरे देश के चुनिंदा सरपंच, चुनिंदा जनपद अध्यक्ष, चुनिंदा जिला पंचायत अध्यक्षों का संयुक्त एक अधिवेशन, 2 दिवसीय अधिवेशन विज्ञान भवन में हुआ था जी। जिसमें 5 से 7 हज़ार लोगों की उपस्थिति हुई थी। जी। और उसमें देश के उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय PV नरसिंह राव जी जी। ने उस सम्मेलन में शामिल हुए थे। कई केंद्रीय मंत्री उसमें थे, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री उस सम्मेलन में शामिल थे। उन इतने लोगों के प्रतिष्ठापूर्ण उपस्थिति के बीच में जी। पूरे देश के सरपंचों का प्रतिनिधित्व करते हुए जी। मैं एकमात्र ऐसा सरपंच था जिसे उस इतने बड़े अधिवेशन में 10 मिनट का भाषण देने का क्या मुझे बात अवसर प्राप्त हुआ और मैंने सरपंचों की बात वहाँ पर देश के प्रधानमंत्री के सामने रखी। जी, क्या बात है। मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो काफ़ी रोमांचित हूँ। जब आप बोलते हैं तो इस तरह से अपने बारे में बताते हैं, आपके कृतित्व के बारे में अपना रुख जो स्पष्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी शख्सियत के साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। ये एक ही बार की बात नहीं है, दूसरी बार, तीसरी बार आपको ऐसे देश में अनूठे होने वाले आयोजनों में शिरकत करने का मौका मिला, वहाँ बोलने का मौका मिला। जिस तरह से याद किया जाए, मोरारजी देसाई जब प्राइम मिनिस्टर थे तो आप NCC के मध्य प्रदेश के ग्रुप लीडर के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में आप हिस्सा ले चुके थे। किस तरह याद करते। और आज की यदि बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी ने जब आधारशिला रखी राम जन्मभूमि पर राम जी के मंदिर की, उसका भी आप हिस्सा बने। उन 140 लोगों में आप शुमार थे जहां आपको आमंत्रित किया गया था और फिर एक स्वर्णिम समय को आपने वहां पर बिताया और कहीं ना कहीं अपने आप को गौरवान्वित किया। किस तरह अपने जीवन में इतने बड़े इंसिडेंट जब आते हैं, इंसिडेंट तो नहीं कहेंगे, इतने सुखद अवसर आते हैं, कैसा लगता है, कितना गौरवान्वित करता है? निश्चित रूप से इस जीवन में जब इतने अच्छे क्षण जब आते हैं, जी, जब देश के प्रधानमंत्री की उपस्थिति हो, देश जी। के राष्ट्रपति की उपस्थिति हो बिल्कुल सही या अन्य बड़े जी, देश के जिम्मेदार लोगों की उपस्थिति में जब कोई कार्य करने का अवसर आता है या उसमें शामिल होने का मौका मिलता है बिल्कुल सही तो अपने आप में सुखद अनुभव होता है। आत्मविश्वास आने वाले समय के लिए, आत्मविश्वास के साथ में आने वाले समय के लिए और अधिक गति से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल सही कहा। NCC की आपने बात की, NCC में एयरविंग में मैं उस समय था कॉलेज जीवन में ओके। और उसके माध्यम से मुझे राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस परेड जो होती है 26 जनवरी की, बिल्कुल। उसमें शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ और उस समय का मैं बेस्ट ग्लाइडर पायलट रहा। क्या बात है। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मोरारजी देसाई जी। और उस समय के राष्ट्रपति आदरणीय नीलम संजीव रेड्डी जी ने क्या बात है। मुझे
मुझे वहाँ पर सम्मानित किया। जी। राष्ट्रपति जी ने उनके भवन में बुला के सम्मानित किया और प्रधानमंत्री ने उस रैली में वहाँ पर उपस्थित होकर हमारे सब स्टूडेंट के कैडेट्स के बीच में सम्मानित किया। तो वो सम्मान जब उनके हाथों से लिया उस समय का, तो अपने आप में उस समय मैं अपने जीवन को धन्य मान रहा था कि वो इतनी जब अपन अच्छी सेवा करते हैं तो देश का प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, वो भी जब सम्मानित करता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अपने माता पिता का आशीर्वाद जब प्राप्त होता है, उनका भी गौरव बढ़ता है कहीं ना कहीं। जिस तरह से आज 5 अगस्त को जब आधारशिला रखी जब 5 अगस्त को इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आधारशिला रखी, वहाँ भूमि पूजन किया भगवान श्री राम के मंदिर के, भव्य मंदिर के निर्माण का, तो वो क्षण भी ऐसा था कि 500 साल से उस मंदिर के स्थान के लिए, जन्मभूमि के स्थान के लिए विवाद चल रहा था जो कोर्ट में था, जो कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से उसका सुखद निर्णय आया और उसके बाद वो अवसर बना। और उस सुखद अवसर पर उपस्थित होकर उस भूमि पूजन समारोह में शामिल होने का जब मुझे निमंत्रण प्राप्त हुआ तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई, बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। और जब मैं वहाँ शामिल हुआ तो वह क्षण मेरे लिए अद्भुत क्षण था। भगवान श्री राम की कृपा से ही वह क्षण मुझे प्राप्त हुआ था। बिल्कुल सही। आपका कृतित्व सामाजिक क्षेत्र में भी काफ़ी देखा जाता है। जिस तरह से समाज में सुधार लाने के लिए आपने परिचय सम्मेलन, सामूहिक विवाह जैसे आयोजन वो भी बड़े स्तर पर करवाए, शहर में, ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी बड़े स्तर पर आयोजन कराए। क्या कहेंगे, कहाँ से प्रेरणा मिली थी? निश्चित रूप से सभी कार्य के माता पिता है, इष्ट देवता हैं, भगवान परशुराम जी हैं, भगवान हनुमान जी हैं, उनके माध्यम से हमेशा स्वप्रेरणा मिलती रही। और समाज सुधार के लिए सर्वप्रथम इस प्रकार के परिचय सम्मेलनों के आयोजन किए और उन परिचय सम्मेलनों के आयोजन में वो चाहे इंदौर हो, खंडवा हो, भोपाल हो या अन्य जगह हो, प्रदेश के कई जिलों में मैंने परिचय सम्मेलनों का आयोजन विश्व ब्राह्मण समाज संघ की ओर से किए और देश के अन्य हिस्सों में भी मैंने परिचय सम्मेलनों का आयोजन किए। और इस प्रकार के जो परिचय सम्मेलन किए उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने कि प्रथम बार खंडवा में 8,229 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई, जो कि अपने आप में सभी समाजों द्वारा आयोजित किए गए परिचय सम्मेलन में सर्वाधिक है। उस सम्मेलन में 80,000 से अधिक उपस्थिति रही। क्या बात है। और इस प्रकार का निःशुल्क आवास, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क प्रविष्टि, सब निःशुल्क जो आयोजन किया उसे देश के प्रतिष्ठित जो सभी वर्ग हैं उनने उसे सराहित किया और उसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। उसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड 200 वर्ष पर फिर इंदौर में जब आयोजन किया मैंने मेरे संयोजक में, तो उस समय फिर उस पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड को 9,131 प्रविष्टियों के साथ उसे तोड़ा। ऐसे मेरे विभिन्न संगठनों के माध्यम से और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो ज्योतिष सम्मेलन हो जो उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, चाहे वो जनेऊ का कार्यक्रम हो उसका वर्ल्ड सम्मेलन बना, जवन संस्कार का, या जो जनेऊ का जो उपक्रम होता है रक्षाबंधन के टाइम पे उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, या कन्याओं को व्यक्तिगत रूप से जो नवरात्रि के समय में 9 दिन में जो पुरस्कृत किया जाता है, उसमें 10,778 कन्याओं को मेरे द्वारा जब उन्हें गिफ्ट देकर, भेंट देकर सम्मानित किया, वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्या बात है। या जबलपुर में जब बड़ा एक आयोजन हुआ यज्ञ का, 108 कुंडी यज्ञ का, उस समय लक्ष्मी जी के जो पदचिन्ह होते हैं उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, या भगवान परशुराम जी के सबसे बड़े मतलब भगवानों के जो शस्त्र होते हैं वो सबसे बड़ा शस्त्र 31 फीट बड़ा फरसे का मेरे द्वारा वहाँ भेंट किया गया, वो भी अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऐसे मेरे विभिन्न जैन समाज के संत आदरणीय डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज के सानिध्य में नए वर्ष के आगमन में 5,000 से अधिक दंपति, युवक युवतियों के दंपति मतलब अपन कह लें, उनके उपस्थिति में आरती की गई और वह भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो ऐसे 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड जनता के नाम है। हाँ, मेरे नाम तो क्या, जनता के नाम है। बिल्कुल, मैं तो एक कार्यकर्ता है, आप भले समर्पित जनता को करते हैं। एक कार्यकर्ता के रूप में मैं तो कार्य करता हूँ, उसे संयोजित करने का काम करता हूँ और उसमें सभी लोगों का आशीर्वाद, सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होता है और इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड उसमें कायम हो चुके हैं। योगेन जी, जिस तरह से देखा जाता है कि नर्मदा शुद्धिकरण हो या शिप्रा शुद्धिकरण का कार्य हो, उसके आसपास, नर्मदा जी के आसपास पौधे लगाने का काम हो, आपका काफ़ी चिंतन रहा है इस विषय में और कहीं ना कहीं इसी चिंतन के प्रतिफल के रूप में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने आपको एक दायित्व भी दिया था कहीं ना कहीं इसी काम को आगे बढ़ाने का। किस तरह से आपके द्वारा काम किए गए नर्मदा जी के संरक्षण के लिए? निश्चित रूप से, क्योंकि मैं 1980 से
एनएसएस के माध्यम से पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य मैंने काफ़ी किया और वो इंदौर जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों के क्षेत्र हो या 5000 से अधिक पौधे लगाने का हो या गांधीनगर में हर मकान पर एक वृक्ष लगाने का पौधा लगाने का हो, तो वो जो भावना मेरी थी और वो जो मेरा जुड़ाव था पर्यावरण से, उसको लेकर मैंने शिप्रा जी के शुद्धिकरण के लिए सिंहस्थ के पूर्व में एक अभियान चलाया कि शिप्रा जी में काफ़ी गंदे नाले मिल रहे हैं, काफ़ी गंदगी मिल रही है। और क्योंकि सिंहस्थ एक ऐतिहासिक पर्व होने वाला है जिसमें 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ से अधिक धार्मिक जनता उज्जैन में शामिल होने वाली उस आयोजन में, तो वो पूरा प्रस्ताव बनाकर मैंने राज्य सरकार के सामने रखा कि भाई इसको शुद्धिकरण करना है, इसका ये करना है। और उसमें जो विलम्ब हो रहा था या जो अधिकारी स्तर पर जो कार्य में लापरवाही होती है उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। विभिन्न उसके लिए मैंने जागरूकता अभियान चलाए प्रदेश के 20-22 जिलों में। उस समय संतों को लेकर, विभिन्न संतों को लेकर, विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के पुजारियों को लेकर, प्रतिष्ठित ज्योतिषों को लेकर अलग अलग जिलों में मीटिंगें की, वहाँ पर जागरूकता रैलियाँ निकाली और सबको नदी शुद्धिकरण, वो शिप्रा शुद्धिकरण हो या नर्मदा शुद्धिकरण, उस अभियान को चलाकर मैंने कार्य किया और सफलतापूर्वक सिंहस्थ की संपन्नता हो इसके लिए प्रदेश सरकार को सहयोग भी किया सबको लेकर। तो उस समय के जो संत थे उन सब के साथ में वो कार्य किया और उन सब का कार्य को देखते हुए प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान साहब ने मुझे मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान करके, और वो भी उस कंडीशन में दिया जब पार्टी के आप कभी मेंबर नहीं थे। निश्चित रूप से ये भी मेरा सौभाग्य है कि मैं पूर्व का जो मेरा राजनीतिक कार्यकाल रहा वो कांग्रेस के साथ में रहा, बिल्कुल सही। और लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे सामाजिक क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में और नर्मदा जल संरक्षण के, शिप्रा जल संरक्षण हो या अन्य नदियों के संरक्षण के लिए, उनके आसपास के क्षेत्रों में पौधारोपण के लिए जो मैंने कार्य किया, उनको देखते हुए इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी चौहान साहब ने मुझे राज्य मंत्री का दर्जा देते हुए वही कार्य नर्मदा जी के शुद्धिकरण का हो या जागरूकता अभियान चलाने का पर्यावरण का या आसपास पौधारोपण का कार्य हो, वो मुझे सौंपा कि भाई आप इसके माध्यम से ये कार्य करिए और प्रदेश सरकार आपके साथ है। बिल्कुल सही कहा। आप आध्यात्मिक आयोजनों से काफ़ी जुड़े रहते हैं, जिस तरह से आप धार्मिक आयोजन कराते, वाकई देखते ही बनते, बड़े आयोजनों के लिए आपको पहचाना जाता है। कौन कौन से धार्मिक आयोजन है, संक्षिप्त रूप से सुनना चाहेंगे आपसे? निश्चित रूप से सिंहस्थ का बड़ा आयोजन हो जिसमें 1 लाख वर्ग फीट में वहाँ पर शिविर लगाया और देश के समस्त देवकीनंदन ठाकुर से लेकर कनकेश्वरी देवी से लेकर जितने प्रसिद्ध राजन दास जी से लेकर जितने प्रसिद्ध संत हैं उनकी सबकी रोज़ वहाँ पर उनकी कथाओं का आयोजन किया। ऐसे विभिन्न धार्मिक जो भागवत कथा का आयोजन है वो उत्तम स्वामी जी के आयोजन हो या अन्य कोई भी संत हो, सभी के मैंने आयोजन कराए और वो इंदौर, उज्जैन, भोपाल, खंडवा, खरगोन, मतलब सभी जिलों में भी कराए हैं और अन्य जगह भी कराए हैं। और विश्व ब्राह्मण समाज संघ के माध्यम से मैंने जो परिचय सम्मेलन कराए हैं वो पूरे देश के बिल्कुल वो मन जी, जिस तरह देखा जाता है कि आपने धार्मिक क्षेत्र में तो काफ़ी काम करा है, लेकिन साथ ही साथ आपने निःशक्त जनों के लिए, खासतौर से विकलांग जनों के लिए काफ़ी काम करा है। किस तरह के कार्य होते थे आपकी, प्रेरणा आपको कहाँ से किस तरह मिली? निश्चित रूप से जब मैं 1980 में जब कार्य कर रहा था तो मेरे क्षेत्र में निःशक्त एक मुझे मिला जिन्हें कहा कि भाई मुझे चलने में तकलीफ होती है और उसके लिए ट्राइसाइकिल की ज़रूरत है। जब मैंने अपने मित्रों से और सबसे सहयोग करके उसे एक ट्राइसाइकिल उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय अर्जुन सिंह जी के हाथों घूमर के सामने वहाँ पर दिलाई पहली बार, और तब से मुझे लगा कि भाई ये विकलांग क्षेत्र में कार्य होते और करना चाहिए और तब से मैंने शुरू किया। तो उसमें उस समय के बाबूलाल पाटोदी से लेकर सभी लोगों ने मिलकर जो एक ट्रस्ट बना था प्रतिमंग केंद्र के नाम से, जिसका कि आज वर्तमान में मैं उसका अध्यक्ष हूँ। और उस ट्रस्ट से जुड़ के उस समय से मैंने जो कार्य शुरू किया तो मध्य प्रदेश के उस समय के सभी जिलों में विकलांग जन की सेवा करते हुए निःशुल्क ट्राइसाइकिल वितरण, कैलिपर वितरण और कृत्रिम पैरों का फिट करवाना, उनको लगवाना, ये कार्य मैंने किया और 22,000 से अधिक निःशक्त जनों को ट्राइसाइकिल अभी तक। काफ़ी संवेदनशील हृदय देखा जाता है आपका, आपको जहाँ दर्द होता है वहाँ आप पहुँच जाते हैं, उनकी सेवा करते, विभिन्न क्षेत्रों में काम करते, विभिन्न विधाओं में, विभिन्न आयामों में कहीं ना कहीं अपने आप को फिट पाते। आखिर ये मूल मंत्र, ये सीख कहाँ से, सब कुछ इतना सारा काम करना, फिर इसके अलावा अपना व्यक्तिगत काम करना, अपने परिवार के भरण पोषण, यूँ कहे कि पालन के लिए कार्य करना, समय का मैनेजमेंट योगेंद्र महंत जी किस तरह फिट करते? निश्चित रूप से सुबह से उठता हूँ तब से लेकर स्नान ध्यान करने के बाद से लेकर प्रभु के
पूजा करने से लेकर जी माता के चरण स्पर्श के बाद जब मैं जीवन की शुरुआत करता हूँ जी तो मैं अपने आप में एक नई एनर्जी का प्रभाव अपने शरीर में पाता हूँ और वही जो भगवान का आशीर्वाद है, माता पिता का जो आशीर्वाद है, उससे नई एनर्जी मिलती है और मैं ये समाज के सभी वर्गों की सेवा करने का कार्य कर पाता हूँ। आप एक पायलट बतौर भी अपने आप को ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं, कहीं ना कहीं वो एक आपकी एक बहुमुखी प्रतिभा को भी व्यक्तित्व करती है। हालांकि आपकी बॉडी लैंग्वेज कहीं भी नहीं बताती, आप बिल्कुल असाधारण व्यक्तित्व के धनी लगते हैं कि योगेंद्र जी यानी यूँ कहे कि एक सिंपल साधारण व्यक्तित्व है, इन्हें कोई ज़्यादा संसाधन या यूँ कहे कि टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है। आपकी इन खूबियों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आप अपने आप को पुराने समय की बात की जाए, आज के समय की बात की जाए, किस तरह के खेलों से जोड़ कर रखते थे, ये भी सुनना चाहेंगे। निश्चित रूप से जिस समय में लोग इंदौर में ही लोग विमान के बारे में नहीं जानते थे कि किस प्रकार से प्लेन होता है, किस प्रकार से एयरक्राफ्ट होता है, उस समय में मुझे पिता के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में मुझे पायलट ट्रेनिंग करने का अवसर प्राप्त हुआ और 1981 में प्राइवेट पायलट लाइसेंस केंद्र सरकार के विमान मंत्रालय द्वारा मुझे प्रदान किया गया, जो कि अपने आप में गौरवान्वित करने वाला था। आप इंदौर के पहले पायलट हुआ करते थे कैसे? नहीं, उस समय भरत टोंगिया करके बिल्कुल सही कैप्टन होते थे जी, वो पहले पायलट थे इंदौर के जी। और उसके बाद में एक सुनील हांडा करके बने थे, उसके बाद का फिर मैं पायलट हूँ। सिलसिला चला। पर उस ज़माने में जब लोग देखने के लिए जाते थे प्लेन को, उस समय मुझे प्लेन की ट्रेनिंग प्राप्त हुई और लाइसेंस प्राप्त हुआ। और आपने जैसा दूसरा बोला कि अन्य क्षेत्रों में भी तो सब भगवान के आशीर्वाद। आप अपने आप को फिट रखते हैं? कौन से खेल खेलते आ रहे बचपन से लेकर आज तक? बचपन से अभी तक मतलब विशेष रूप से तो मेरा रुचि का जो खेल रहा है वो वॉलीबॉल रहा और दूसरा एथलेटिक्स रहा, मतलब दौड़ लगाना रहा। बिल्कुल सही। क्योंकि गांधीनगर में निवास करा मैंने बचपन, तो उस समय में प्रतिदिन मतलब 5 से 7 किलोमीटर का दौड़ लगाता था और विश्वविद्यालय स्तर पर मैंने रनिंग में सफलता भी प्राप्त की। क्या बात। और ऐसे ही वॉलीबॉल वैसे देखा जाए तो आपका कृतित्व तो इतना है कि आपको इंदौर से लोकसभा चुनाव भी लड़ा दिया जाए तो मुझे लगता है कमतर ही होगा, क्योंकि जिस तरह से आपने पूरे 40 सालों का जीवन जो है विभिन्न क्षेत्रों में समर्पित कर दिया है, लोगों के लिए काम करने के लिए कर दिया है। कहीं ना कहीं आप एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपका स्वयं का एक लक्ष्य भी होगा कि अब आपको कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है। क्या वाकई आपको आध्यात्मिक रूप से ही अपने आप को स्ट्रांग बनाते हुए आगे चलते जाना है, रास्ते में जो जो आपको प्रतिसाद मिले वो पाते जाना है, इस तरह की कोई बात है आपके भीतर, या फिर आपका भी कोई अलग से लक्ष्य है? निश्चित रूप से मेरा जीवन का लक्ष्य जो है वो अंतिम व्यक्ति जो है उसकी सेवा करना जी। इस देश में पर्यावरण सुधरे, नदियों की स्थिति सुधरे, उनका जल शुद्ध रहे, पीने योग्य रहे और हर उस वर्ग की सेवा करना जहाँ तक उनके पास संसाधन नहीं पहुँच पा रहे, मदद नहीं पहुँच पा रहे, उनकी सेवा करना। और इस दरमियान यदि कोई अच्छा अवसर प्राप्त होता है या कोई कार्य करने का मौका मिलता है जिससे कि कई गुना और सेवा कर सकते हैं तो वो भी मैं स्वीकार करते हुए, लेकिन मैं अपने कार्य को निरंतर जारी रख के इस जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करके चलना चाहता हूँ। बिल्कुल। और योगेंद्र महंत जी का जो कार्यशैली व निरंतरता को ही कहीं ना कहीं लक्ष्य बना के चल रही, कि हर दिन घर नहीं बैठना, लोगों की सेवा करना, सामाजिक क्षेत्र में काम करना है। सामाजिक क्षेत्र में आज काम नहीं है तो आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करना, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम नहीं है तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करना, लेकिन हर दिन काम करना, हम हर दिन क्रियाशील रहना। महंत जी, आप एक महारथी बतौर द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह दीर्घायु रहे, आगे बढ़ते रहे और अपने लक्ष्य को पाते रहे। आपने हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।